अच्छा जी बच्चों, कैफ वन हमने पढ़ना है। कैफ वन में टोटल जो है ना आपके सामने 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 13। इंट्रो में कितने थे? तो यहाँ से पता लगता है कि इंट्रो कितनी जल्दी भूल गई है। चैप्टर ही याद कोई नहीं थे बाकी। यार इमरान, अच्छा जी। अब बच्चों जरा देखते हैं कि चैप्टर है कौन कौन से। कि एक है गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट का जो ताल्लुक है ना, बेसिकली आपने IAS 16 पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डेप्रिसिएशन जिसमें पढ़ी थी। ये कॉस्ट ऑफ एसेट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? नंबर वन, डेप्रिसिएशन किस तरह की होती है, कितने मेथड होते हैं, पॉलिसी क्या होती है, और साल 2 साल बाद गुजरने के बाद जब उसमें कोई चेंज आ जाता है, मतलब आपको लगता है कि स्टेनर मेथड होना चाहिए था, बाद में पता लगा जी कि आपने उसको रिड्यूसिंग माइनस मेथड में शिफ्ट किया, लैपटॉप निकाल के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो आपने IAS 16 का स्टैंडर्ड पढ़ा था डेप्रिसिएशन वाला, उसमें एक और चीज आ रही है कि अगर आपको वो प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या गवर्नमेंट आपको पैसे दे दे और आप उन पैसों से प्लांट ले लें, तो फिर प्लांट की कॉस्ट क्या होगी? ठीक हो गया। तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। IAS 16 की अगर आपकी बुनियाद बनी हुई है तो ये IAS 20 जो है ना आपको समझ आ जाएगा। IAS से मुराद है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा जी, तो IAS 16 जो हमने पढ़ा हुआ है उसकी बेस ऑलरेडी हमारी बनी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो ये साथ उसको मजीद थोड़ा सा जो है वो प्रोग्रेस में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड वो उसको मजीद थोड़ा सा एडवांस स्टेज में ले जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी IAS 23। IAS 23 का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। IAS 23 कहता है कि देखो यार, आप बिल्डिंग बनाते हो, ठीक हो गया, ओके। बिल्डिंग बनाते हो तो आप सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें परचेज करते हो, ये हो गया मटेरियल। फिर मिस्त्री लगता है, मजदूर लगता है, और इनको भी आप पैसे देते हो जिससे बिल्डिंग डेवलप होती है, तो उनको जो पैसे देते हो वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होंगे। फिर ये टाइलें लगाते हो, फिर ये पेंट करवाते हो, ये सारा खर्चा भी क्या होता है, बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होता है। लेकिन आपके पास पैसे कोई नहीं थे, पैसे कोई नहीं थे, तो आपने क्या किया, बैंक से कर्जा लिया। अब आपने जब बैंक से कर्जा लेकर बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग को बनते हुए 1 साल हो गया, तो उस बैंक के कर्जे के ऊपर आपने सूद पे करना है, करना है कि नहीं करना? तो वो जो आपने सूद पे करना है, वो सूद कहां लेके जाना है, ये सवाल है। अब कर्जा क्यों लिया था? बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर बिल्डिंग ना बनानी होती तो कर्जा लेते? ना लेते। तो जब आपने कर्जा लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस कर्जे के ऊपर जो सूद पे करेंगे वो सूद भी कहाँ जाना चाहिए? बिल्डिंग की कॉस्ट में जाना। अदरवाइज वो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते थे आप। तो यहाँ तक की बात समझ आ रही है? तो IAS 23 जो बोरिंग कॉस्ट का हमारा जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो ये हमें गाइड करेगा कि वो कर्जा जो आपने लिया है बिल्डिंग को बनाने के लिए या प्लांट को बनाने के लिए, कोई भी ऐसा एसेट जिसको बनाने में टाइम लगता है। देखो, एक तो बनी बनाई बिल्डिंग आपने ले ली, बनी बनाई बिल्डिंग ले ली, उसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? जो बिल्डिंग आपने खुद बनाई है, क्योंकि खुद बनाने पे टाइम लगेगा। बनी बनाई बिल्डिंग पे टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता। आपने 1 जनवरी को बिल्डिंग ली, 2 जनवरी को आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने ईंटें ली हैं तो ईंटों के ऊपर तो क्लास नहीं ना हो सकती। ईंटें ली हैं, फिर सीमेंट लिया है, फिर बजरी ली है, फिर सरिया लिया है, फिर सारा कुछ लेके फिर मजदूरों को लगा के आपने जो बिल्डिंग बनाई है, तो कम से कम 6 महीने 1 साल लग जाता है। तो ये जब आपको टाइम लग जाएगा, तो उसके ऊपर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपने कर्जा लिया है। तो बात समझ लगी नहीं? IAS 23 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपने कर्जा लिया है एक ऐसी चीज को बनाने के लिए जिस पे टाइम लगेगा, अगर आपने गाड़ी ली है और कर्जा लिया है, गाड़ी लेने के लिए कर्जा लिया है, तो उस वक्त क्या सूद गाड़ी की कॉस्ट में शामिल होगा? क्यों नहीं होगा? तो गाड़ी में उसी वक्त बैठे हैं, गाड़ी चलाई चल गई, गाड़ी को चलाने में 6 महीने नहीं लगने।
लेकिन गाड़ी अगर आपने खुद बनाना शुरू कर दी तो फिर 6 महीने लगे। प्लांट आपने बना बनाया ले लिया तो उसके लिए आपने कर्जा लिया, उस वक्त सूद प्लांट की कॉस्ट में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। क्यों? प्लांट उसी वक्त चल रहा है। लेकिन प्लांट आपने खुद बनाना शुरू कर दिया तो फिर 6 महीने साल लग सकता है। तो पॉइंट समझ आ रहा है? किस एसेट को बाय करने में कर्जा जो लिया है उसका सूद शामिल होगा और किस एसेट को बाय करने में कर्जा जो लिया उसका सूद शामिल नहीं होगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एसेट आप बना रहे हो उस पर टाइम लगेगा। अगर टाइम नहीं लगेगा तो सूद शामिल नहीं होगा। ठीक है जी? तो ये IAS 23 का कंसेप्ट है। ये भी वंस अगेन IAS 16 के ऊपर ही लगेगा। IAS 16 में हम एसेट पढ़ते हैं तो एसेट को मजीद एडवांस स्टेज में ही लेकर आएगा। उसके बाद है जी 16 वंस अगेन आपने इंट्रो में PRC 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया? ये उसी चीज को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। ठीक हो गई? अच्छा, PRC 4 में जब आप इंट्रो पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि प्लांट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। याद है कुछ कुछ? तो जापान से प्लांट इंपोर्ट किया था, जापान के सप्लायर को पैसे दिए थे, फिर जापान से कराची की बंदरगाह तक आने के लिए जो फ्यूल जो बहरी जहाज का खर्चा था वो पे किया था, फिर कराची में बंदरगाह में जो कस्टम वाले इंपोर्ट वाले बैठे होते हैं उनको पैसे दिए थे, फिर कराची से लाहौर तक लेके आए थे, उसका जो मोटरवे का जो खर्चा था, पेट्रोल वगैरह का खर्चा था वो पे किया था, टोल टैक्स पे किया था। फिर जब लाहौर में पहुंचा था उसको प्लांट को असेंबल किया था, फिर इंस्टॉल किया था, फिर टेस्ट रनिंग हुई थी, फिर उसमें कुछ शुरू में मटेरियल डाल के देखा था, नुकसान हुआ था कुछ, वो नुकसान भी प्लांट की कॉस्ट में शामिल हुआ था। जब तक प्लांट ओके नहीं हो गया था जितने खर्चे थे सारे प्लांट की कॉस्ट में शामिल हुए। ये सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई। जापान से लेकर लाहौर तक लाने के लिए जितना खर्चा है सारा प्लांट की कॉस्ट में शामिल हो। अब उसके आगे की स्टोरी है कि प्लांट को शुरू में आपने कॉस्ट पे मेजर कर लिया, साल बाद 2 साल बाद आपने देखा कि यार उसकी कॉस्ट कम है लेकिन मार्केट में रेट ऊपर चला गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपके सामने की मिसालें हैं कि जो गाड़ी 18 लाख रुपए की थी 2018 में, जिस बंदे ने गाड़ी ली 18 लाख रुपए की, 2024 में वो गाड़ी 50 लाख रुपए की होगी। तो वो गाड़ी तो डेप्रिशिएट होने की बजाय एप्रिशिएट हो गई। हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? ऊपर जा रही है। हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरा मॉडल भी है IAS 16 के अंदर कि आप उसको मार्केट वैल्यू पे मेंटेन करो, डेप्रिशिएट तो करो लेकिन डेप्रिशिएट करने के बाद उसकी जो वैल्यू आए उसको मार्केट वैल्यू से क्या करो? कंपेयर करो। अगर तो वैल्यू ऊपर जा रही है तो गेन रिकॉर्ड करो, फायदा हो रहा है ना। 18 लाख की गाड़ी ली, 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई? 16 लाख। मार्केट में कीमत है उसकी 30 लाख, तो 16 लाख से उठा के कहां पे लेके जाए? 30 लाख पे। कितना फायदा हुआ? 16 तो तरी जाने पता ही नहीं कितना फायदा होना है तो QM पड़ी। कितना फायदा हुआ? 14 लाख का। तो 14 लाख का फायदा पे रिकॉर्ड कर। दुनिया डेप्रिशिएट कर रही है एसेट को और मार्केट में क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है। तो आप फिर डेप्रिशिएट कर रहे हो तो आप तो नीचे जा रहे हो। अब आप ऐसी वैल्यू लिख रहे हो जो शेयर होल्डर को समझ नहीं आ रही। शेयर होल्डर कह रहा है कि यार 16 लाख की गाड़ी है, ये तो मेहरान होगी, क्योंकि मेहरान आजकल 16 लाख की मिल रही है, लेकिन असल में वो मेहरान तो नहीं थी, वो तो करोला थी। अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो लोगों को यकीन उसी वक्त आएगा जब करोला की कीमत आप अपनी बैलेंस शीट में क्या रखेंगे? 30 लाख। तो फिर उनको यकीन आएगा हाँ यार ये मेहरान तो नहीं हो सकती 30 लाख। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने फिर क्या करना है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने सिर्फ ये पढ़ा था कॉस्ट क्या है। अब उसके बाद का सिनेरियो ये है कि अगर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में ह्यूज डिफरेंस आ जाए और आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहें, गेन रिकॉर्ड करना चाहें, तो वो भी कर सकते। तो काम उल्टा भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है। लॉस हो गया तो आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, लॉस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, आपने 18 लाख की गाड़ी ली, 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी? 16, और मार्केट में पता किया तो 10 लाख। अब 16 से 10 लाख पे जाना है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके। तो 16 से नीचे गिरे 10 पे पहुंचे तो ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर चुके थे जो बनती थी। तो ये लॉस है। जैसे गेन रिकॉर्ड किया 14 लाख का, वैसे 6 लाख रुपए का लॉस भी रिकॉर्ड करें। मतलब सादा अल्फाज में हम अपने एसेट्स को कहां पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे? मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर। ये स्टैंडर्ड जो है, अब उसमें ये वाला पॉइंट एडिशनल लेके आ रहा है। बाकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने जो उसमें एडवांस कंसेप्ट पढ़ना है ना वो ये है कि अगर आपने अपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड नहीं करना, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है,
तो फिर उसमें गेन या लॉसेस को कैसे रिकॉर्ड करें। ये चैप्टर समझ आ गया आपको। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये है कि आपने बिल्डिंग ले ली लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर ली क्यों? पैसे ज्यादा थे तो क्या किया? हमें पता है पैसे की वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होती जा रही है। तो पैसे पड़े हुए आपके पास 1 करोड़ रुपया, तो आप उस पैसे को क्या करें? उसकी वैल्यू को गिरने से बचा लें। तो कैसे बचा लें? उसको इन्वेस्ट कर दें। कहाँ इन्वेस्ट कर दें? सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है? कोई प्लॉट ले लें। क्या कर लें? प्लॉट ले लें। अच्छा जी, आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लिया, साल बाद वो प्लॉट हो गया 1.5 करोड़ का। अब सीन ये है कि वो प्लॉट आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। पहले दिन से आपके दिमाग में क्या है कि आपने प्लॉट इस्तेमाल नहीं करना, कल को अच्छा रेट लगेगा तो बेच दे। तो IS 16 में तो वो बिल्डिंग होती है या वो प्लॉट होता है जिसको आपने अल्टीमेटली इस्तेमाल करना हो, अपने कारोबार में लेके आना हो। वहां पे कोई HR डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्लांट लगा होगा, ठीक है जी, वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट होगा, टीमें बैठी होंगी, काम कर रही होंगी, बिजनेस हो रहा है। लेकिन वो प्लॉट जो आपने लेके रखा हुआ साइड पे, उसको बिजनेस में इस्तेमाल करना ही नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इस्तेमाल के लिए नहीं लिया हुआ, वो किसके लिए लिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए हम उसको फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। बिल्कुल बिजनेस के पैसों से लिए, लेकिन उस पर बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं होनी। बिल्कुल, पैसे बिजनेस में लेके कौन गया है? मालिक। तो मालिक कर सकता ना इस्तेमाल बिजनेस का पैसा। भाई बिजनेस स्टार्ट किसने किया है? तो हम एज एन अकाउंटेंट मालिक को कहेंगे या कि चबल मारने? अपनी कैपेसिटी है इतनी उसको कहने की कि तेरा दिमाग ठीक है, तू पैसे ले दे आया, तू ले के नहीं जा सकता। ये नहीं हम उसको कह सकते। भाई वो लेके आया, वो लेके भी जा सकता। उसको अकल है, उसको पता है कि यार मेरे पास 1.5 करोड़ का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये साल पूरा पड़ा रहेगा तो 1.5 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। महंगाई है, आपने इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ, पड़ा हुआ ना। तो वक्त गुजरने के साथ साथ परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही पैसा उतने का नहीं रहता। तो बिजनेसमैन फिर क्या करते हैं? उस पैसे को प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। उससे भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को गोल्ड में लगा देते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का मसला है, परचेज करने में भी मसले आते हैं और सेल करने में भी मसले आते हैं। गोल्ड में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, डॉलर में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टियां परचेज कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड परचेज कर लेते हैं, डॉलर परचेज कर लेते हैं। लेकिन डॉलर के परचेज करने में मसला है, FIA छापा मारेगी कि भाईजान डॉलर तुम परचेज कर रहे हो, है डॉलर उतरे जा रहा है, तुम परचेज कर रहे हो। तो लिहाजा आपके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के वगैरह वगैरह। तो उससे बचने के लिए इज्जतदार तरीका क्या है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। ठीक हो गया जी। तो ये IS 40 जो है स्टैंडर्ड, ये कहता है कि अगर आपने इस तरह की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है, कोई लैंड परचेज कर लिया है, कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि यार ये जिस तरह से हॉस्टल है, हॉस्टल में क्या मालिक अपनी फैमिली के साथ खुद रहता है? नहीं, वो तो अलग किसी मकान में रहता है। हॉस्टल उसने क्यों रखा हुआ? वो रेंट पे ले दिया हुआ उसने। और जिन लोगों को रेंट पे दिया हुआ है, वो बंदे रात को जब अपने कमरे का दरवाजा खोले और मालिक साहब अंदर मौजूद हो, तो कैसा लगे? वो बात समझ आ रही नहीं आ रही? और यार सॉरी यार, मैं आया सी, मैं रोटी खानी है तो मैंने कमरा नहीं लभदा पाया, तो मैं तेरे कमरे से आ गया क्योंकि एक चाबी मेरे को भी है। आप कहेंगे भाईजान तुसी रह लो फिर थे, मैं कितने होर रह लेंगे। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो हॉस्टल की जितनी बिल्डिंग्स है मालिकों की कंट्रोल में नहीं है, वो आप लोगों के कंट्रोल में। आपका जो रूम है जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके पास है, तभी तो रेंट पे करेंगे ना। अगर उसका कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, नहीं समझ आ रही? आप पढ़ रहे हैं, सुबह टेस्ट है, तैयारी करें टका के, मालिक आता है यार जरा साइड तो ही मैं सोना है, तो तेरी मेहरबानी बत्ती बंद कर दे। तो आप कहेंगे यार मैं किस चीज का रेंट पे कर रहा हूं, एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसके पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मालिक ने उस हॉस्टल के 20 कमरे बनाए, 20 के 20 कमरे क्या कर दिए? रेंट पे चढ़ा दिए। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग हॉस्टल के मालिक के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे ले चुका है, रेंट ले चुका है। तो जब वो रेंट ले चुका है तो मालिक अपने हिसाब से बिल्डिंग नहीं चला सकता।
कि रूम नंबर 1 वाले को कहे यार आज तू रूम नंबर 20 चला जा, और बी वाले को कहे यार तू 15 चला जा, 15 वाले ने कहा तू 10 चला जा। तो लोग तंग आ जाएंगे कि यार छोड़ो इस बिल्डिंग को, इतनी मुश्किल से मैंने कमरे की सेटिंग की और ये आके सारा कुछ कह रहा है 15 नंबर कमरे में चला जाए। ये तो कोई तरीका ना हुआ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कंट्रोल आपके पास है, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, उसकी सर्विसेज के पैसे दे रहे हैं। तो उस हॉस्टल के मालिक के दिमाग में वो प्रॉपर्टी IS 16 में जाएगी? नहीं, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं, वो IS 40 में जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? IS 40 का कंसेप्ट समझ आ गया सबको? अच्छा जी, फिर उसके बाद है इम्पेयरमेंट। आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एसेट को रिकॉर्ड करते हैं किस पे? कॉस्ट मॉडल पे। अभी तो हमने पढ़ना है कि एक और मॉडल भी होता है मार्केट वैल्यू वाला। आपने कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड किया, अचानक से पता लगा जनाब के इकोनॉमी सारी की सारी हिल गई है और जितने भी एसेट आपके पास पड़े थे सारी की सारी वैल्यू डाउन हो गई। अचानक से क्या हो गया? डाउन हो गया। या आपने प्लांट लगाया हुआ था, 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया हुआ था, अचानक से बाबडा की तरफ से बिजली के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुई और प्लांट आपका जल गया। 1 करोड़ का प्लांट था, सुबह 1 करोड़ का प्लांट था, वो वापडा की फ्लक्चुएशन को होने की वजह से 10 लाख रुपए का रह गया। तो जो 90 लाख रुपए उसकी वैल्यू में कमी आई है, क्या वो डेप्रिसिएशन है? वो 90 लाख की डेप्रिसिएशन तो शायद 15 सालों में 20 सालों में जाके होनी थी, लेकिन एक ही दिन में जो 90 लाख रुपए की कमी हुई है वो डेप्रिसिएशन नहीं है। वो जो सडन डिक्रीज आया ना एसेट की वैल्यू में वापडा की वजह से, अच्छा वापडा वालों से जाके पैसे निकलवा सकते हैं? वहां किस्मत लिखा सी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? वापडा के वोल्टेज ऊपर नीचे हुए, आपका प्लांट जल गया। अब वापडा वालों से ये नहीं कह सकते यार तुसी की कीता। तो वापडा वाले हमें कहेंगे यार अपने इलेक्ट्रीशियन को कहना सी इथे एक ब्रेकर लवा लेंदा कि बिजली की फ्लक्चुएशन उत्ते थले होंदी तो ਤੁਹਾਡਾ प्लांट बच जाता। तुसी ब्रेकर नहीं लवाया 500 रुपए का, 90 लाख का नुकसान करके बैठे। वो बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये जो बाहर ब्रेकर लगे होते हैं क्यों लगे होते हैं? अब पता लगा, तू पहले उंगल देने लगा है। तो जो ब्रेकर लगे इसलिए होते हैं ना कि भाई बिजली की फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो तो इस तरह की चीजें जलने से बच जाए। बहरहाल फिर भी किसी तरीके से वो चीजें जल गई, नुकसान हो गया अचानक। अब डेप्रिसिएशन में जो नुकसान होता है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, पता होता है, अंदाजा होता है कि यार हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके उसकी वैल्यू में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे जो अचानक से कमी आई है 90 लाख रुपए की, सुबह 1 करोड़ का प्लांट था, शाम को 10 लाख रुपए का रह गया, 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। तो ये पूरा जो स्टैंडर्ड है IS 36 ये इम्पेयरमेंट को डील करेगा। अचानक से किसी चीज की वैल्यू में क्या आ जाए? कमी आ। नहीं समझ लगी? मोबाइल पकड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ से छूट गया, नीचे जाके गिरा, 1500 रह गया। ठीक है जी, वो 4 फुट का फासला उसने तय किया है मोबाइल ने, वो 1.5 लाख से 1500 का हो गया। क्या ये डेप्रिसिएशन है? ये डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन तो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द यूजफुल लाइफ। ऐसे ही है ना, ये 5 सेकंड में जो मोबाइल का बेड़ा गर्क हुआ ये यूजफुल लाइफ थोड़ी थी। वो जो मोबाइल गिर गया और उसका नुकसान हुआ है उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ये इम्पेयरमेंट होगा। तो इम्पेयरमेंट का पूरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5। अच्छा, आपको अगर याद हो बुक्स ऑफ प्राइमेट्री आपने पढ़ी थी, याद है? तो बोलो तो सही। बुक्स ऑफ प्राइमेट्री चैप्टर नंबर 2 था, उसमें हमने एक बुक्स ऑफ प्राइमेट्री जर्नल जर्नल भी पढ़ी थी, और आपने ये भी पढ़ा था कि जर्नल जर्नल में हर वो चीज रिकॉर्ड होती है जो बाकी कहीं किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। याद है? जरा बताओ जर्नल जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड होता था? 5 चीजें रिकॉर्ड होती थी उसमें, 5 चीजें रिकॉर्ड होती थी। पेपर तो देखा है पिछले हफ्ते, याद करो याद करो। उस बुक्स ऑफ प्राइमेट्री में 5 चीजें रिकॉर्ड होती थी। पता नहीं एग्जाम भी होगी तेरा सीधा सी है, एग्जाम है। हाँ जी, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री में 5 चीजें रिकॉर्ड होती थी और पढ़े हुए आपको 15 साल नहीं हुए। ठीक, ये हालात ने तो तुम उम्मीद ला के बैठे छीए कर लिया, छीए है कर लिया तुम छीए, जो पढ़ा हुनी हुनी पढ़ा वो भी याद हो। ठीक है जी, तो उसमें हर वो एंट्री रिकॉर्ड होती थी जो बाकी किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती थी। एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड होती थी,
अगर आपको याद हो। कॉन्ट्रा एंट्री नाम सुना हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होती थी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती थी। अगर कोई एंट्री गलत हो जाए किसी किताब में, उसको ठीक करने के लिए कहां पे रिकॉर्डिंग करते थे? जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, उसकी एंट्री कहां होती थी? जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में से जनरल जर्नल के अंदर 5 तरह की चीजें रिकॉर्ड होती थी। उनमें से एक टॉपिक ये था एरर। एरर की थोड़ी बहुत डिटेल हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। बाकी सारी डिटेल हमने यहाँ पे पढ़नी है कि अगर कोई गलती हो जाए, मिस्टर असलम के अकाउंट में 570 रुपए लिखने थे, 750 रुपए लिख दिए, डिजिट दाएं बाएं हो गया, अब क्या करें? आवाज लगी है? या 570 लिखने थे, 5700 लिख दिए, एक जीरो और लिख दिया, क्या करें? या मिस्टर असलम के अकाउंट में लिखना था, मिस्टर इस्लाम के अकाउंट में लिख दिया है, अब क्या करें? आवाज लगी है? बीआरएस पढ़ी है ना आपने? तो बीआरएस में इस तरह की बातें पढ़ी होंगी कि रिसीट साइड पे पैसे रिकॉर्ड करने थे, पेमेंट साइड पे कर दिए, अब क्या करें? याद है कुछ कुछ? वो करेक्शन ऑफ एरर था। उसको हमने कंप्लीटली नहीं देखा था, सिर्फ बीआरएस के पॉइंट ऑफ से देखा था। अगर उसको कंप्लीटली देखते तो उसमें जो गलती वाली एंट्री थी वो जनरल जर्नल में जाके होनी थी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेटर ने हमें चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इस तरह की बातें हमने पढ़ी हुई थी। ये इस तरह की गलतियां, इस तरह के जो एरर हैं, उसको ठीक करने के लिए हम जर्नल जर्नल इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्शन ऑफ एरर वो टॉपिक है जो हमने इंट्रो में शुरू तो किया था, खत्म यहां पे। ये टॉपिक समझ आ गया सबको? उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, याद है? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हाँ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, दर हटे मुत पड़े दर। क्या क्या होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और डिस्क्लोजर या नोट्स। 2 चीजें आपने इंट्रो में पढ़ ली हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बाकी 3 चीजें जो आप यहां पे पढ़ेंगे, उसमें से तीसरी ये है, क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। चलो पहले ये मुझे बताओ, ये इक्विटी क्या होती है? इक्विटी किसको कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं। इक्विटी दूसरा नाम है किसका? कैपिटल। लेकिन कैपिटल में और बहुत सारी बलाएं होती हैं। जब कैपिटल का वर्ड आता है ना, तो हमारे दिमाग में कैपिटल की डेफिनेशन आती है, वो पैसा जो मालिक ने घर से उठाया और कारोबार में लगाया, ये कैपिटल है। ठीक हो गया? अब मालिक उस कैपिटल के कई टोटे कर सकता है। यार इस चीज की कमेटी है, इस चीज की कमेटी है, मालिक उस पैसे से कमेटियां डाल लेता है छोटी छोटी। यार इतने पैसे साइड तक कर दो, मैं बिल्डिंग लाऊंगा, इतने पैसे साइड तक कर दो, मैं कार लवाऊंगा, इतने पैसे साइड तक कर दो, मैं प्लांट लाऊंगा। तो उस पैसे के वो क्या कर रहा होता है? कमेटियां डाल रहा होता है। ठीक है? तो फिर हम उस कमेटियों को रिजर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व्स। कि यार ये पैसे सिर्फ बिल्डिंग के हैं। क्यों? क्योंकि मालिक को पता है कि जो बिल्डिंग आज मैंने बनाई है ना, 50 साल बाद ये बिल्डिंग फारग हो जाएगी। तो 50 साल बाद कारोबार बंद तो नहीं ना करना, कारोबार तो चलाना है। तो 50 साल बाद जब मैं बिल्डिंग लूंगा, उस वक्त महंगी भी हो जाएगी, और उस वक्त अचानक से मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आज ही कुछ पैसे निकाल के साइड पे कर देने चाहिए, ताकि 50वें साल में अचानक से मुझे इकट्ठे पैसे रेंज ना करने में। तो पॉइंट समझ आ गया? तो उस कैपिटल के 3 4 5 कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वो कंपोनेंट सारे हमने डिटेल में पढ़ने हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बहरहाल, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का कंसेप्ट ये है कि भाई, जिस तरह से आपने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा, अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा, मटेरियलिटी कंसेप्ट पढ़ा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। प्रूडेंस कंसेप्ट याद है ना आपको? नहीं याद? मैचिंग कंसेप्ट नहीं याद? मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं याद? पेपर दे के आ गए हैं? तो वो जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग है ना, इन कंसेप्ट के ऊपर बेस करती है। किस पे बेस करती है?
ठीक हो गया जी। तो अच्छा, अकाउंटिंग में किसी चीज का स्टैंडर्ड अगर ना भी बना हो ना, तो वो कंसेप्ट बुनियाद होते हैं जिसकी बेस पे बंदा सोच लेता है कि हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बैड डेट्स हैं, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बैड डेट्स के ऊपर कोई स्टैंडर्ड, इन्वेंट्री पे स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के ऊपर भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन्वेंट्री के ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी, उस सब चीज़ों के कानून मौजूद है। लेकिन बैड डेट्स का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस पर कोई कानून मौजूद नहीं है। बीआरएस का जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है। ये फिर क्या होता है कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग की बेस पे आप खुद सोच लेते हो कि यार अकल तो यही कहती है कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट हैं कि जिसकी वजह से किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडर्ड ना भी बना हो, आप फिर भी सोच लें कि यार इसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप समझ लें कि सर आजकल के जमाने में जो नया मसला है ना, वो बिटकॉइन का आया। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसके ऊपर अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर कोई कंपनी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही हो, इस तरह की करेंसी में उसने पैसा लगाया हो, तो उसमें अगर कोई गेन या लॉस है उसको कैसे रिकॉर्ड करें, उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर ये फ्रेमवर्क आपको बताएगा कि कैसे रिकॉर्ड। नहीं बात समझ आ रही? समझ आ गई ना कि कोई चीज ऐसी भी आ जाती है जिंदगी में जिसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर लोग बैठे हुए, दुनिया बैठी हुई स्टैंडर्ड बना रही होगी, लेकिन उस स्टैंडर्ड बनते बनते 4 या 5 साल लग जाएंगे। लेकिन एक कंपनी कर रही है काम, तो अकाउंटिंग तो उसको कवर करेगी ना, जो भी है करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो उसके ऊपर किस तरह से हम अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, तो लोग अपने अपने बेस्ट एस्टिमेट लगाएंगे, बेस्ट जजमेंट लगाएंगे, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि यार मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ठीक हो गया नहीं? तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डिस्कस किया था। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। ये भी आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर डेप्रिसिएशन में आपने पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो कि आपने एक मोबाइल लिया या प्लांट लिया, 2 साल स्टेटमेंट मेथड लगाया, लेकिन 2 साल बाद आइडिया हुआ कि यार रिड्यूसिंग होना चाहिए था। याद है कि 2 साल बाद आइडिया हुआ, क्या हुआ कि मेथड चेंज होना चाहिए था। तो अगर आप मेथड चेंज करना चाहते हैं तो वो IAS 8 के मुताबिक चेंज करें। ये लिखा हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट। यूजफुल लाइफ क्या होता है? व्हाट इज ए यूजफुल लाइफ? ये पॉलिसी है क्या एस्टिमेट है? आवाज नहीं आई। ये क्या एस्टिमेट, अंदाजा लगाया आपने? आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं 5 साल चल जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है 5 चले। ये 6 साल भी चल सकता है, 7 साल भी चल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 7 दिन चले, 7 दिन बाद पानी में गया, छपाक, ठीक हो गया। नहीं बात समझ रही? या तो गया, बस अब क्या कर सकते हैं? तो आप जाके उनको ये नहीं कह सकते भाजी चंगा मोबाइल लेता 7 दिन भी नहीं कटे, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪॉलिसी ਸੀ ਤੇ ਇਹ 7 दिन नहीं कटे। होया की भाजी, मैं नहर च गया सी सैल्फी लैन गया। ठीक हो गया नहीं? तो एरर ऊपर वाला टॉपिक वो भी इसमें कवर होता है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी अगर उसमें कोई चेंज करना पड़ जाए सब्सिक्वेंटली, मतलब 2020 में आपने एक बिल्डिंग ली थी, 2024 में जाके ख्याल आया कि नहीं यार हमारा जो इनिशियल डाटा था ना उसमें कोई गड़बड़ है, उस डाटा को ठीक करेंगे। तो उस डाटा को ठीक कैसे करना, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है IAS 8। ठीक हो गया जी? अर्निंग पर शेयर, देखो आप एक कंपनी का मालिक है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी आप चला रहे हो। सही बात सुन लगी? आपके पास पैसा है अच्छा खासा, बाप की तरफ से बड़ा पैसा मिला आपको, लेकिन अकल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैसा जाया कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे कि भाई आप ऐसे अक्लमंद बंदे ढूंढेंगे जिनको कंपनी चलानी आती। बात समझ लीजिए, आप उस कंपनी के शेयर बाय करके अपनी तिजोरी में रख लेंगे, और कंपनी चलाने देंगे उस बंदे को जिसको अकल है, जिसने पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा उसको नॉलेज है इंडस्ट्री का, वो बंदा कंपनी चला रहा होगा। लेकिन आपको हमेशा उस पर शक भी रहेगा। अगर आप खुद वो कंपनी चला रहे होते तो 1 साल में पैसा डुबो देते, लेकिन कंपनी वो चला रहा है, 20 साल हो गए कंपनी चल रही है, लेकिन शक है उसके ऊपर। क्या शक है? ये 2 नंबरी कर रहा है मेरे का, कोई ना कोई गड़बड़ तो कर रहा है, क्योंकि 20 साल तक कंपनी चल नहीं सकती थी। अगर मैं चला रहा होता तो 20 दिन बंद कर देनी सी। 20 साल तक कैसे कंपनी चला रहा है? ठीक है जी?
तो जिस बंदे ने पैसा लगाया है ना, वो बंदा हमेशा इंटरेस्टेड होता है कि मैंने अपने हर एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई की है। मेरे पास 1 लाख शेयर है, अच्छा जी, हर शेयर के ऊपर मैंने कितना पैसा कमाया इस साल, वो बंदा ये जानना चाहता है। तो चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई जिस बंदे ने पैसा लगाया है वो बंदा ये जानना चाहता है, तो उसकी सहूलत के लिए अकाउंटेंट्स ने पूरे का पूरा स्टैंडर्ड बना दिया। बैडर्स के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बीआरएस के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बंदा जानना चाहता है भाईजान मैंने पैसा जो लगाया है, मैंने एक 10 रुपए का शेयर है वो मेरे पास है, मैंने 10 रुपए के ऊपर कितनी कमाई की है, 2 रुपए, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ, 20%। लेकिन अगर यही 10 रुपए उठा के मैं बैंक में रखता तो मुझे 3 रुपए मिलने थे। तो दिमाग में ख्याल आएगा बंद करो सारा कुछ, पैसे चौके कितने रख दो, बैंक च रख दो। तो बात समझा रही कि नहीं रही? आजकल तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट 25% है। कितना है? मतलब 100 रुपए बैंक में रखेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, 25 रुपए। और अगर किसी बंदे ने 100 रुपए लगाया पेप्सी कंपनी में और ऊपर से इसराइली प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया, तो आपको 25 रुपए तो कभी नहीं मिलने, क्योंकि बाइकाट चल रहा है। 5 रुपए हो सकता है 5 रुपए मिल जाए, तो फिर आप तो ये सोचेंगे ना साल बाद यह छोड़ो मारो गोली, यहां से पैसे निकालो बैंक में रखवा दो, कितने मिलेंगे, 25। तो इसके ऊपर फिर क्या है, अर्निंग पर शेयर का पूरा टॉपिक है कि आपको अपना पैसा इस कंपनी में लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस कंपनी से निकाल के किसी दूसरी कंपनी में लगा दो। वारन बुफे का नाम सुना हुआ है? फुफा तेरा कौन है? चुप का नहीं पता तो रहने दे, मार गोली, बाकी ने सोचे थे। हाँ जी, वारन बुफे का नाम सुना क्या किसी ने? किसी ने भी नहीं सुना? पौने घंटे बाद आए हैं जूता मारना से, आई थी, ठीक है जी। अब वो बंदा दुनिया का अमीर तरीन बंदों में बंदा वो शुमार होता है, उसकी कोई ना कोई तो वजह, वो कैसे शुमार होता है? उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई उसकी कंपनी नहीं है, कोई गूगल उसका नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट उसका नहीं है, फिर कोका कोला कंपनी उसकी नहीं है, पेप्सी कंपनी उसकी नहीं है, एप्पल कंपनी उसकी नहीं है, कोई दुनिया की कंपनी उसकी नहीं है। वो बंदा अगर दुनिया में अमीर तरीन बंदों की लिस्ट में शुमार होता है ना, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से शुमार होता है। उसको स्टॉक एक्सचेंज का जितना नॉलेज है दुनिया में किसी को कम ही हो, ठीक हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने पैसे को मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वहां से वो क्या करता है, रिटर्न कमाता है। उसको जितना इस स्टैंडर्ड का पता होगा दुनिया में किसी और को इतना पता नहीं होगा। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि भाई मैंने किस कंपनी के शेयर बाय करने, कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस कंपनी के मुझे शेयर बाय करने चाहिए, किसके मुझे सेल कर देने चाहिए। तो सिर्फ शेयर्स के सेल परचेज के अंदर पैसा कमाना। पॉइंट समझ आ गया जी? अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट क्या है कि मैंने एक शेयर जो बाय किया उसके ऊपर मैंने 1 साल बाद कितना पैसा अर्न किया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 11 IAS 7। वंस अगेन फाइनेंशियल के कितने कंपोनेंट पढ़े थे हमने? 5, उनमें से चौथा ये कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी हमने FR1 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशोज। यार आपने एक 100 रुपए की चीज 150 रुपए बेची है, तो आप जो है कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, 50 रुपए। 100 रुपए की चीज कितने में बेची है, 150 में, कितने रुपए प्रॉफिट कमाया, 50 रुपए। ये 50 रुपए तो है रुपीज, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, याद है मार्कअप मार्जिन? नहीं याद होना, इन्वेंट्री में पढ़ा था, मार्कअप एंड मार्जिन। अगर आप उन पैसों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो वो चीजें बन जाती हैं रेशोज। क्या बन जाती है, रेशोज। रेशोज का पूरा टॉपिक अलग है। अब देखो याद रखना, ये भी एक रेशो है और बाकी सारी भी रेशो है। ये भी रेशो है और ये चैप्टर नंबर 10 भी रेशो है, अर्निंग पर शेयर भी रेशो है, और चैप्टर नंबर 12 में सारी की सारी रेशो है। लेकिन ये रेशो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बाकी रेशियोज के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं। वो अकाउंटेंट ने अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से रेशियोज बनाई है, उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाली रेशियो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बना दिया अकाउंटेंट्स।
पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, उसके बाद फिर आखिरी जो चैप्टर है हमारा क्या है, वो क्या है जी? अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। एनपीओ से क्या मुराद है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट नहीं होता। क्यों? उन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बिजनेस करना नहीं होता। जैसे जिना हॉस्पिटल है, क्या इसका मकसद पैसे कमाना है? नहीं। कोई मदरसा है, क्या उसका मकसद पैसे कमाना है? नहीं। ठीक। कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, क्या उसका मकसद पैसे कमाना है? शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट है ना बेसिकली, तो क्या इसका मकसद पैसे कमाना है? नहीं। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनका मकसद पब्लिक वेलफेयर होता है, पैसा कमाना नहीं होता। ठीक हो गया? तो अगर ऐसे इदारे में आपकी नौकरी लग जाए, शौकत खाना में आप अकाउंटेंट के तौर पे चले जाएं, तो वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। तो शौकत खानम जैसे इदारे में एज ए सीएफ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उस इदारे में अकाउंटिंग कैसे होगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस इदारे में अकाउंटिंग कैसे होगी, उस पे अलग से स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। ये चैप्टर बेसिकली उन तमाम स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग कैसे होगी। वहां पे कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती, वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं निकलता, वहां पे बनती है स्टेटमेंट ऑफ, कौन सी स्टेटमेंट बनती है? सोचो जरा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आपने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, स्टेटमेंट बनती है। बैलेंस शीट बनती होगी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चेंज हो जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट का वर्ड भी आ रहा होता है और लॉस का वर्ड भी आ रहा होता है। तो ना हमें प्रॉफिट का वर्ड चाहिए, ना ही हमें लॉस का वर्ड चाहिए। उसकी जगह स्टेटमेंट आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक तरफ इनकम आ रही होती है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। वहां से जो डिफरेंस निकलता है, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, हमारी लैंग्वेज में तो वो प्रॉफिट है, लेकिन उस लैंग्वेज में उसको वो सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस। और अगर नुकसान हो जाए, खर्चे ज्यादा निकल आए, इनकम कम निकल आए, तो फिर उसको लॉस नहीं कहते, डेफिसिट कहते, नाम चेंज कर देते। अच्छा, फिर उस इदारे का कोई मालिक भी नहीं होता। क्या इमरान खान शौकत खान का मालिक है? नहीं। उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, लेकिन मालिक कोई नहीं होता। अच्छा, ट्रस्ट में से कोई बंदा पैसे निकाल नहीं सकता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसमें से कोई बंदा पैसे, कारोबार है अपना है, तो उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। मालिक पैसे निकाल के ले गया घर, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आप ट्रस्ट बना देते हो ना, तो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप पब्लिक को बता रहे हो कि भाईजान ये मेरा इदारा नहीं है, ये मैंने आपकी वेलफेयर के लिए ओपन किया है, लेकिन 2 दिन बाद पैसे निकाल के आप लेके जा रहे हो, तो वही पब्लिक जुतियां मारेगी। बड़ा आया, अपनी पब्लिसिटी करके तो चला गया। नहीं बात समझ लगी? ठीक है ना? तो आप फर्ज करें जी, कोई जलसे में एक पॉलिटिशियन गया, वो कहता है जी मैं इस इदारे में यहाँ पे स्कूल खोलूंगा, वो स्कूल खुलता ही नहीं 5 साल तक, तो आप क्या उसको शाबाश देंगे? लेकिन आप उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पैसे तो आपके नहीं थे, पैसे तो उसने लगाने थे। लेकिन वोट अगले दफा उसको नहीं देंगे। भाई असूली तौर पे आपके पैसे लगने थे, नहीं लग रहे, तो फिर आपको गिला किस बात का है? भाई उस बंदे ने एक उम्मीद दिलाई थी, जो कि बाद में उसने पूरी नहीं की, तो जूतियां तो पड़नी चाहिए उसको। ये बात समझ, लोगों के साथ धोखा किया ना, कि नहीं किया? मतलब आपने देखा होगा, कई न्यूज आपने सुनी होगी कि जनाब एक जगह पे बम धमाका हुआ, कुछ लोग शहीद हो गए और कुछ जख्मी हो गए। एक पॉलिटिशियन जाता है और कहता है जनाब जो शहीद हुआ उसको 10 लाख रुपए का चेक, और जो जख्मी हुआ उसको 5 लाख रुपए का चेक। चेक दे के आ गया, मीडिया के सामने बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है जी, वो मतलब 2 करोड़ रुपए उसने बांट दिया लोगों को। अच्छा जी, वापस आ गया। अब वो जो बेचारे जख्मी लोग थे, वो चेक पकड़ के बैंक में जाते हैं, और बैंक वाले कहते हैं भाईजान केड़ा अकाउंट, तो केड़े पैसे। लेकिन वो जब तक वो चेक लेके जाते तब तक मीडिया वाले जा चुके होते हैं। अब वो एहतजाज कर रहे होते हैं, भाईजान चेक तो कुछ दे के नंबर बना गए, मीडिया सामने नंबर टांगे, लेकिन चेक बाउंस हो गया। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 90% चेक क्या होते हैं? बाउंस हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई आवाज सुनने वाला मौजूद नहीं है। जिसने नंबर टांगने थे अपने मीडिया के सामने, वो तकरीर करके अपने नंबर शंबर बना बना के गायब हो गए। अल्लाह अल्लाह, तो खैर सुन।
तो बहरहाल पॉइंट यही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने नंबर नहीं टंगने, आपने क्या करना है, काम करना है। तो फिर जब काम करना है, कानून है, तो कानून के मुताबिक जो पैसा आप कारोबार वहां पे लगाएंगे, उस इदारे में लगाएंगे, वो आप निकाल नहीं सकते कल। ठीक है जी। ये सुंदर फाउंडेशन वाले आते हैं यहाँ पे, ब्लड वगैरह लेके जाते हैं, वो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए लेके जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बोतलें जो आप उनको डोनेट करते हैं, ये वो खुद लगा देते होंगे अपने आप को जा कि मैं जरा मोटा सेहतमंद हो जाऊं, अब ब्लड बहुत अच्छा ओ नेगेटिव है तो मैं लावाना अपने आप में? नहीं, ऐसा नहीं होता। बात समझ लगी? वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे बड़े बड़े लोग काम करते हैं और अच्छा खासा उनकी सैलरी है, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए वो सैलरी पे कर रहे हैं। तो फिर सवाल तो फिर यही है ना कि वो सैलरी कहाँ से पे कर रहे हैं? खून बेचते होंगे? नहीं, वो खून नहीं बेचते। वो जो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की सैलरियां पे करते हैं ना, वो उनको डोनेशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डोनेशन मिलते हैं। जो मुखैर हजरात होते हैं वो डोनेशन देते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा, कराची में सेठ साहब ने शुतुरमुर्ग, और सेठ ने पैसा लगाया है, ठीक हो गया। तो लोग लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं लोग, वेलफेयर इदारे जो होते हैं ना। पॉइंट ये है कि आपका उस पर ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, कि आपका उस पर ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको लगेगा कि हाँ यार इदारा अच्छा काम कर रहा है और मैंने इसको देखा है, ये 1 साल या 2 साल या 3 साल नहीं हुए इस इदारे को काम करते हैं, 25 साल हो गए, तो फिर आपका दिल करेगा। खास तौर पे वो बंदा जिसने जिंदगी में बड़े गुनाह किए हों, अब वो कहता है मैंने अल्लाह के पास जाना, मैं क्या करूँ? वो कहता है प्रॉपर्टी मैं इदारे में दे जाना। नहीं, बात समझ लगी? लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बहुत बहुत बड़ी जायदादें, बैंक बैलेंस क्या करते हैं, वो इन इदारों के नाम कर जाते हैं। वो समझ रही कि नहीं? ठीक है। तो लोग डोनेशन देते हैं, पूरी पूरी अपनी जायदादें अपने नाम, वो क्या कहते हैं, ट्रस्ट के नाम लगा के चले जाते हैं। आपको शायद याद हो कि ना याद हो, तारक अजीज एक बंदा था, बहुत मशहूर एंकर था, याद है? उसने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद क्या कर दी थी, वो डोनेट कर दी थी, क्योंकि उसकी औलाद कोई नहीं थी। अगर होती तो इस्लाम कहता है कि भाई वरासत का एक अलग कानून है, आप डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने सारी की सारी जायदाद क्या कर दी, डोनेट कर दी। ठीक है जी। तो ऐसे लोग मुखैर हजरात होते हैं, अरबों रुपए कमा रहे होते हैं, तो करोड़ों रुपए वो डोनेट भी कर देते हैं। ठीक है। तो जो डोनेशन होते हैं ना, उसकी बेसिस पे क्या चल रही होती है, ये एनजीओ चल रही होती है। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मदरसे हैं, ये सारे के सारे किस बेस पे चल रहे होते हैं? डोनेशन पे चल रहे होते हैं। समझ आ गई? तो हमने, हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में जब सीए क्वालिफाई कर लें तो ऐसे इदारों में भी नौकरी करनी पड़ जाए, जो क्या हो, एक एनजीओ हो, ये एक ट्रस्ट हो, ये एक हॉस्पिटल हो। तो उस इदारे में जाके उसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। ये ना हो कि हर 2 दिन बाद टीचर को फोन करो, सर एंट्री 10वें की है। आपको खुद स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। बात समझ लगी नहीं? तो टोटल बच्चों कितने हमारे यहाँ पे चैप्टर हैं? आवाज नहीं आई। सिर्फ 13 चैप्टर। अच्छा जी। अब बच्चों, उन 13 चैप्टर में ये वाला चैप्टर तो नहीं है, डिस्पोजल ऑफ एसेट का, ये चैप्टर है नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे। हम ये अलहदा से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एसेट को बाय करने का तरीका तो पढ़ा हुआ है, डेप्रिशिएट करने का तरीका भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर कल को 5 साल बाद एसेट को आपको निकालना पड़े अपनी किताबों से, वो नहीं पढ़ा हुआ। तो पढ़ा हुआ है, 5 साल बाद एसेट डेप्रिशिएट हो गया, खत्म हो गया, आपने बेच दिया, बेच के जो गेन लॉस आएगा वो आपने नहीं पढ़ा हुआ कि कैसे रिकॉर्ड करना। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट के नाम से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि जब एसेट खराब हो जाता है या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता, तो उसको हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना। अच्छा जी बच्चों, पहले हल्की फुल्की सी बातें समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फर्ज करो बच्चों, एक बंदे ने एक किसी जमाने में एक मशीन परचेज की, वो आई थी 7.5 लाख रुपए। कितने की आई थी? 7.5 लाख। कई साल, 6 साल फर्ज कर उसने यूज की।
कितने साल उसने यूज की? 6 साल। तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई उसकी? 6 लाख। तो किताबों में उसकी बाकी कितनी कीमत रह गई? 1.5 लाख। तो बाकी उस एसेट से कितना फायदा लिया जा सकता है? 1.5 लाख रुपए का फायदा लिया जा सकता है, जिसको आपने किस जमाने में WDV कहा था, कैरिंग अमाउंट कहा था, बुक वैल्यू कहा था, याद आ रहा है कुछ कुछ? इसके कई नाम हमने पढ़े हुए। उसका फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू या रिटर्न ऑन वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 7.5 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 6 लाख। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 लाख। उस रिमेनिंग वैल्यू के 3-4 नाम है, याद है ना सब कुछ? अच्छा, फर्ज करो बच्चों आपने वो मशीन आज कितने की बेच दी? 1.80 की बेच दी। मार्केट में एक बंदे ने कहा यार मुझे ये मशीन दे दो 1.80 की। क्या हम उसको पहले बताएंगे कि नहीं नहीं यार ये 1.5 लाख रुपए की? हम इतने अक्लमंद हैं कि ये बात उसको नहीं बताएंगे। वो कह रहा है ये मशीन कितने की है, हम कहेंगे खुद रेट लगाओ। वो खुद अपना अंदाजा लगाएगा, उसने कहा यार ये ना 1.80 की है, हम कहेंगे डील डन। ठीक है, हम कहेंगे वैसे तो हमने 2.5 लाख की बेचनी थी, अब तू मेरा भरा है तो चलो यार तेन 1.80 नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही ना सबसे ज्यादा दुनिया में जो ना भाइयों को ही लगता है, वो भरा करके बेच देने। तो बच्चों आपकी किताबों में मशीन कितने की है और रेट कितना लगा उसका? आप उसको बेचेंगे, फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा कितना होगा बच्चों? 30,000। ठीक है जी। अब ये जो फायदा हुआ है ना, इस फायदे के ऊपर फार्मूला सोचना, ये 30,000 का जो फायदा निकाला आपने कैसे निकाला? ये 30,000 निकाला है, किसी को किसी से मल्टीप्लाई किया है? ये कैसे निकाला? माइनस किया है। किस में से क्या माइनस किया? बोलो तो सही। किस में से? 1.5 लाख में से 1.80 माइनस किया? 1.80 में से 1.5 लाख माइनस किया। तो फार्मूला जरा बताओ, गेन का फार्मूला क्या है? सेल प्रोसीड माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू या बुक वैल्यू। ये फार्मूला आपने याद रखना, मैंने कल आपसे सुनना है कि गेन या लॉस निकालने का फार्मूला क्या है। अगर किसी ने कल ये सवाल मारी ना कि WDV माइनस सेल प्रोसीड, तो उसका FAR बन गया। गेन या लॉस का फार्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। सेल प्रोसीड माइनस WDV। ये नहीं होना चाहिए कल को कि WDV माइनस सेल प्रोसीड। आप कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, आंसर तो वही आता है। माइनस आएगा। माइनस में आने का मतलब क्या होगा? वो लॉस है। और समझ आ गई ना? ये बात याद रखनी है कि गेन का फार्मूला क्या है? सेल प्रोसीड माइनस WDV। WDV माइनस सेल प्रोसीड नहीं है। अच्छा ये बच्चों, डिस्पोजल वाला आपको हल्का फुल्का कंसेप्ट समझ आ गया ना? गेन या लॉस कैसे निकालना। बच्चों जरा ये देखो, PRC 4 में हमने ये चीजें पढ़ी थी। एसेट को परचेज करते वक्त कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, ये हमने टॉपिक पढ़ा था। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। एसेट की कॉस्ट में कितनी तरह की चीजें होती हैं? 3 तरह की। परचेज प्राइस नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, नंबर 3 फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। याद है कुछ कुछ? नहीं याद? एसेट जापान से लेके लाहौर तक लेके आए, जितना खर्चा हुआ उसको कहते हैं परचेज प्राइस। क्या कहते हैं? कहां से कहां तक का खर्चा? जापान से लेके लाहौर तक, आपके कंपनी के गोदाम तक प्लांट पहुंच गया। एक क्रेन आई, उस क्रेन ने उस ट्रक से उस प्लांट को उतार के साइड पे रख दिया। क्रेन वाले को जो भी पैसे दिए ना वो भी परचेज प्राइस। पॉइंट समझ आ गया? ये MCQs आए हुए हैं आपको पेपर में, PRC 4 के पेपर में सवाल आए हुए हैं कि बताओ ये वाला जो खर्चा है ये परचेज प्राइस में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये सवाल आपको पेपर में आए हुए हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? कि जब वो प्लांट आपके गोदाम में पहुंच गया उसके बाद के जो खर्चे हैं वो कहां पे जाएंगे? वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहला खर्चा, उस प्लांट को अपने फैक्ट्री में लगाने के लिए आपने मजदूरों को कहा कि यानी यहाँ पे जमीन ऐसी बनाओ जहां पे प्लांट हम रख सकें। तो मजदूरों ने वहां पे ईंटें, बजरी, सरिया वगैरह लगा लो ना, उसकी बुनियाद बनाई ताकि उस प्लांट को वहां पे रखा जा सके सिक्योरली।
पॉइंट समझ आ गया? तो वो जो मजदूरों को मजदूरी दी है, वो जो ईंटें लगी हैं, वो जो सरिया लगा है, जो बजरी लगी है, वो जो उसके लिए आपने जगह बनाई है, वो सारे का सारा खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जाएगा। अच्छा, फिर हो सकता है वो प्लांट आपने जो जापान से इंपोर्ट किया हो, उसको पार्ट्स में इंपोर्ट किया हो, वो बना बनाया प्लांट ना हो, तो आपने उस प्लांट को असेंबल करना है। पहले असेंबल करने पे खर्चा आएगा। फिर उस प्लांट को किसी क्रेन के थ्रू उठा के उस जगह पे रखना जो जगह आपने बनाई है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी। फिर उसके बाद एक एक्सपर्ट आएगा, वो कहेगा भाईजान इस प्लांट को भी चलाना नहीं है आपने, मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि इस प्लांट को शुरू में कितने % कैपेसिटी पे चलाना है, 1 महीने बाद कितने % कैपेसिटी पे चलाना है, 6 महीने बाद कितने % कैपेसिटी पे चलाना है। जैसे नई नई बाइक लेते हैं तो कंपनी वाले बताते हैं ना कि इसका पहला ऑयल चेंज कब करवाना है, और हमसे करवाना है, किसी और से नहीं करवाना, और इंजन के ऊपर कितना आपने जोर देना है, पहले दिन ही वन व्हीलिंग नहीं करनी, 100 की स्पीड में नहीं चलानी, शुरू शुरू में आपने बाइक को 40 या 50 की स्पीड पे चलाना, इसका इंजन बिल्कुल नया है, ये रनिंग फॉर्म में नहीं अभी। मोबिल ऑयल कौन सा डलवाना है वो आपने हमसे पता करना, पहली 2 या 3 ट्यूनिंग कंपनी अपनी जिम्मेदारी पे कर रही होती। तो ये पॉइंट है, यही बात प्लांट के ऊपर भी अप्लाई होती है कि एक्सपर्ट आपको बताता है कि भाईजान आपने पहले दिन 100% कैपेसिटी पे प्लांट नहीं चलाना, 20% पे चलाएं, फिर 30, फिर 40, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने 100% पे जाना। तो वो एक्सपर्ट आपको बताएगा, वो एक्सपर्ट मुफ्त में बताएगा, वो पैसे लेगा। एक्सपर्ट को जो पैसे दिए हैं वो भी कहाँ जाएंगे बच्चों? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में। ठीक है नहीं? उसकी फिर टेस्टिंग हुई, उसमें कोई नुकसान हुआ वो भी शामिल करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जाएंगे। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी है फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। वो क्या है कि 10 साल बाद जब ये प्लांट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या कंपनी बंद कर दें? कि किस्मत में इतना रोजगार था बस कमा लिया अल्लाह लगा, नहीं, क्या करेंगे? नया प्लांट ले आएंगे। अच्छा, नया प्लांट ले आएंगे तो पुराने प्लांट का मजार बना लेंगे? नहीं, पुराने प्लांट को क्या करेंगे? उखाड़ेंगे। तो पुराने प्लांट को उखाड़ने का खर्चा नए प्लांट की कॉस्ट में शामिल करेंगे? नहीं, ये ज्यादती है। नए प्लांट का क्या कसूर है भाई? वो पुराने प्लांट को आपने उखाड़ा, लाख रुपए खर्चा आ गया, वो नए प्लांट की कॉस्ट में शामिल क्यों हो रहा है? तो जो पुराने प्लांट को उखाड़ेंगे उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, वो खर्चा किस प्लांट में शामिल होना चाहिए? आवाज नहीं आई। लेकिन वो खर्चा तो 10 साल बाद आया। वो खर्चा कब आया? 10 साल बाद। तो कॉस्ट तो आप 10 साल पहले निकाल के बैठे होंगे ना, जब वो नया नया लिया था। मेरी बात सुनेगी, एक प्लांट आपने लिया 2014 में, 2024 में उसको उखाड़ने का वक्त आ गया, खर्चा 2024 में हो रहा है, और वो नए प्लांट में शामिल नहीं हो सकता। ज्यादा है, नए प्लांट की कॉस्ट में शामिल करें। खर्चा 2024 में हुआ है, प्लांट लिया था 2014 में, तो 2014 में आपको कैसे पता 1 लाख रुपए का खर्चा होगा? आपको पता नहीं है कि 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो 2014 में अगर आप खड़े हैं, खर्चा 2024 में होना है, तो क्या करें? 2014 में खड़े होकर सोचेंगे कि 24 में कितना खर्चा हो सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, फिर वो खर्चा तो फ्यूचर में हो रहा है। कब हो रहा है? फ्यूचर में। आप तो खड़े हैं 2014 में, खर्चा 2024 में हो रहा है। वहां पे आपने क्यूएम के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, याद है? जो खर्चा 2024 में होगा उस खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 10 साल पीछे लेके जाएंगे। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग पढ़ा हुआ आपने? 2024 में होने वाले खर्चे को 10 साल पीछे डिस्काउंट करेंगे, उस 1 लाख रुपए की जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है 70,000 रुपये आंसर है। क्या आंसर आए? 1 लाख नहीं आएगा ना, क्योंकि डिस्काउंटिंग किया आपने, 70,000 रुपये आंसर आएगा। तो 70,000 रुपये आपके प्लांट की कॉस्ट में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। अब चूंकि वो खर्चा एक्चुअल में नहीं पता आपको, क्योंकि 2014 में आप खड़े हैं, एक्चुअल में पता नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट। बाकी चीजों के लिए एस्टिमेट का वर्ड यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो तो कंफर्म है, वो तो अपने पल्ले से लगा रहे हो, उसकी तो रसीदें आपके पास मौजूद हैं। लेकिन जो खर्चा 10 साल बाद होना है उसकी रसीद मौजूद नहीं, उसका आप अंदाजा ही लगा सकते। तो प्लांट की कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं बच्चों? मेजर मेजर कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? कौन कौन सी? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और फ्यूचर बेस्ट एसेट।
परचेज प्राइस से क्या मुराद है? जापान से लाके अपनी फैक्ट्री के गोदाम तक लाने का जितना खर्चा है वो कहाँ जाएगा? परचेज प्राइस में जाएगा। तो उसमें जो जो खर्चे आपके दिमाग में आ रहे हो सारे क्या होंगे? परचेज प्राइस की कैटेगरी में आएंगे। इनकम टैक्स आपने पे किया वो किस कैटेगरी में जाएगा? आवाज नहीं आई। परचेज प्राइस में जाएगा। अगर वो नॉन रिफंडेबल, अगर वो इनकम टैक्स आपको रिफंड हो देगा तो फिर आएगा, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं बात समझ लगी? मतलब टैक्स वाले विद होल्डिंग टैक्स काट लेते हैं, 10% काट लेते हैं, लेकिन साल बाद जब आपने रिटर्न फाइल की वो टैक्स आपने वंस अगेन वहां पे एडजस्ट कर दिया, तो फिर इसका मतलब है प्लांट के तो आपने कोई पैसे नहीं ना दिए, क्योंकि वो तो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा ली। नहीं बात समझ लगी? ठीक है ना? इनकम टैक्स जो टैक्स होता है वो किस चीज पे होता है? इनकम पे। तो प्लांट जब आपने बाय किया वो इनकम है, वो तो खर्चा किया आपने। नहीं समझ रहे? जो प्लांट आपने बाय किया वो इनकम थोड़ी है, वो क्या है? वो तो आपने पेमेंट किया, वो तो खर्चा है। तो इनकम टैक्स तो लगना चाहिए किस पे? इनकम पे। ये तो आपने खर्चा किया। इनकम टैक्स खर्चे पे नहीं लगता होता, लेकिन गवर्नमेंट वाले पैसे काट रहे हैं, क्योंकि उनको शक है कि पता नहीं किसी बात इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं करना, तो विद होल्डिंग टैक्स के नाम से वो पैसे काट रहे हो। नहीं बात समझ लगी? मतलब आप लोग बहुत सारे टैक्स पे करते हैं, लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं। बात समझ लगी? आपके ऊपर तो टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी चीज परचेज करते हो उसके ऊपर क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। तो ये तो ज्यादती है। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लिहाजा बिजनेसमैन के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर कोई टैक्स पे करे, वो कल को क्या करवा सकता है? एडजस्ट करवा सकता है। आप नहीं करवा सकते। तो अगर आपको टैक्स एडजस्ट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए, उसमें आप टैक्स एडजस्ट करवा सकते। नहीं बात समझा? हॉस्टल का मालिक अपने बिजली के बिलों में जो टैक्स पे कर रहा है वो एडजस्ट करवा सकता है। आप अपने घरों में जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं उसमें टैक्स है, वो एडजस्ट आप नहीं करवा सकते, लेकिन हॉस्टल का मालिक करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। वो अपनी इनकम शो करे, अपने खर्चे शो करे, उन खर्चों में क्या करे? टैक्स भी शो करे कि मैंने इतना टैक्स पे किया पूरे साल के बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और पानी के बिलों में, इतना टैक्स मैंने पे किया ऑलरेडी। तो विद होल्डिंग टैक्स के नाम से जो पैसे कटते हैं वो बेसिकली इनकम टैक्स होता है, वो माइनस करवा सकते हैं। लेकिन एक बंदा है जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो नहीं माइनस करवा सकता। समझ आ गई बात? चलो जी बारह। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ एसेट की कैटेगरीज आपको समझ आ गई? अच्छा जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड आपने पढ़े थे बच्चों, कौन सा? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड और आउटपुट मेथड। ये सारी बातें मैं रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा टॉपिक बेसिकली ये है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हो चुका है वो हमें पता होना चाहिए। फिर बच्चों चौथा हमने टॉपिक पढ़ा था, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी कौन सी होगी? फुल ईयर पॉलिसी, टाइम बेसिस पॉलिसी, याद है कुछ कुछ? और उसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अच्छा जी। अब बच्चों जरा लिखे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो खैर आपने पढ़ा हुआ है, छोड़ दे इसको। अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल, ये जरा लिखे, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्पोजल।
अच्छा बच्चों, आपने ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का एक ही तरीका पढ़ा था। हकीकत में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन इंट्रो में आपने एक ही पढ़ा था और हमने एक ही पढ़ाया था, क्योंकि सारे एमसीक्यू उसी तरह के आने थे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली FAR 1 में अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में दो तरह के तरीके होते हैं। आपने पढ़ा था ये वाला कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाते हैं, याद है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हालांकि डेप्रिसिएशन की एक और एंट्री भी होती थी, वो हमने इंट्रो में कभी नहीं पढ़ी। वही होती थी कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, क्योंकि किसकी वैल्यू कम हो रही है? एसेट की, तो एसेट को कम करो ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नहीं समझ बात? ठीक है, बराबर हमने सिर्फ वो वाला तरीका पढ़ा। अब अगर जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये ऊपर जो हमने सिनेरियो पढ़ा है, हमने एसेट कितने का बाय किया था? 7.5 लाख। कितना डेप्रिशिएट कर दिया? 6 लाख। कितना बाकी रह गया? 1.5 लाख। कितने का बेचा? 1.80 का। कितना फायदा हुआ? 30। ये फायदा रिकॉर्ड करने की पहली एंट्री आपने याद रखनी है। क्या है? इफ देयर इज नो सेपरेट डेप्रिसिएशन लेजर अकाउंट, सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको ठीक कर लें यार, इसको ठीक करो, ये गलत लिखा हुआ है। if there is no separate accumulated depreciation account, हेडिंग दो शाबाश। हेडिंग दे रही, if there is no separate accumulated depreciation account। अच्छा जी, अब बच्चों जरा कॉमन सेंस यूज करनी है। इस एसेट को बेच के कितने पैसे जेब में आए? 30 आया। तू अकाउंटेंट बनेगा, ऐसे एसेट में बेच के 30,000 रुपये जेब से आया। मैं कैश निकाल कर, कितना आया जेब से? 1.80। तो बच्चों कैश डेबिट करेंगे कितने से? 1.80 से। इसको भी ठीक करो, कैश कितने से डेबिट करेंगे बच्चों? 1.80 से। ठीक हो गया? आपकी किताबों में जो एसेट पड़ा हुआ था उसकी औकात कितनी थी? 1.5 लाख थी, 7.5 लाख नहीं थी। कितनी थी? तो आपकी किताबों से जो एसेट निकलेगा बच्चों, वो कितने रुपए पे निकलेगा? वो 1.5 लाख से निकलेगा। निकलने से मुराद है क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि एसेट में कमी आ रही है। मेरी बात समझ लगी? और ये क्या हो रहा है? एसेट में इजाफा हो रहा है। कैश क्या है हमारा? एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट। एसेट में इजाफा हो रहा है। कितना इजाफा हो रहा है? 1,80,000 से। और मशीन की वैल्यू में कमी हो रही है, कितने से? 1.5 लाख से। मशीन हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। तो जब एसेट में कमी होती है तो क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। तो जब आप ये 1,80,000 से डेबिट करेंगे, 1,50,000 से क्रेडिट करेंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एंट्री में? कितना डिफरेंस आएगा? 30,000 का। वो 30,000 का जो डिफरेंस है वो डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? आवाज नहीं आई। क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? एंट्री अगर आपने बैलेंस करनी है तो जो साइड छोटी है बाकी बैलेंस वहां पे लिखते होते हैं ना। 1.80 डेबिट साइड है और 1,50 क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड छोटी है, तो 30,000 से आपको क्या करना पड़ेगा? मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आएगी बात? अच्छा, ये गेन है। ये क्या है? गेन। खुशी हुई, दुख हुआ? खुशी हुई, तो बेसिकली इनकम है कि नहीं है? इनकम में इजाफा हो रहा है। किस में इजाफा हो रहा है? ये 30,000 है, बेसिकली किस में इजाफा हुआ आपका? आपकी इनकम में इजाफा हुआ। तो जब इनकम में इजाफा होता है तो बच्चों डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री समझ आ गई सब?
ठीक हो गया जी, यहां तक की बात समझ लगी बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम पीआरसी की तरफ। पीआरसी 4 में हमने क्या पढ़ा था? पीआरसी 4 में हमने ये पढ़ा था कि एसेट हमेशा 7.5 लाख रुपए का रहेगा। याद करो, हमेशा कितने का रहेगा? हमारी बैलेंस शीट में हमेशा 7.5 लाख का नजर आएगा। ये जो 6 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो उसकी क्या एंट्री की होगी बच्चों? इसकी हमने एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये बात समझ आ गई? और ये जो एसेट बाय किया था उसकी क्या एंट्री होगी बच्चों? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। याद आया कुछ कुछ जब हमने बाय किया होगा? अब मुझे बताओ, ये मशीन जब से परचेज की है तब से लेके आज तक कितने की नजर आ रही है? आवाज नहीं आई? 7.5 लाख की। और जब इस पे डेप्रिसिएशन होती थी तो उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते थे? क्या उस डेप्रिसिएशन को मशीन में से माइनस करते थे? क्या मशीन अकाउंट में से निकालते थे? बोलो बोलो बोलो। मशीन अकाउंट में से कभी नहीं निकालते थे, क्योंकि उसका अलहदा से एक अकाउंट बनाते थे, उसका नाम क्या था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वाला जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाता था। याद करो, कहाँ चला जाता था? इनकम स्टेटमेंट में। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाके क्या हो जाता था? माइनस हो जाता। याद है कुछ कुछ? और ये 7.5 लाख रुपया कहाँ चला जाता था? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाता था। याद है कुछ कुछ? हमेशा हमें 7.5 लाख एसेट नजर आता था, चाहे पहला साल था, चाहे तीसरा साल था, चाहे पांचवा साल था। हमें एसेट हमेशा कितने का नजर आता था? 7.5 लाख। हालांकि हमें पता है कि उसकी औकात 7.5 लाख की नहीं रही, उसकी औकात रहेगी 1.5 लाख रुपए की। लेकिन फिर भी हमें अपनी बैलेंस शीट में कितने का नजर आता था? 7.5 लाख। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी एसेट अकाउंट में से माइनस ही नहीं किया। समझ आ गई? अच्छा, आज भी वो एसेट 7.5 लाख का नजर आ रहा है, जिस वक्त बेचने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उस एसेट को बेचने जा रहे हैं, लेकिन किताबों में कितने का नजर आ रहा है? 7.5 लाख। अब जरा देखो, आपने बेचा, कितने पैसे कमाए? कितने पैसे आपकी जेब में आए? 1.80। तो बच्चों, आप एसेट को डेबिट करेंगे कितने से? 1.80 से। नाम है उस एसेट का कैश। यहां तक की बात में लगी? अगला पॉइंट, क्या आपकी किताबों में, आपकी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी कि नहीं नजर आ रही होगी? आ रही होगी। अब आपने उसको खत्म करना है। क्या करना है? अपनी किताबों से डिलीट मारना है। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? आवाज नहीं आई? क्या नेचर है उसकी? हमेशा जब ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया, हमेशा उसको क्रेडिट ही किया है, कभी डेबिट नहीं किया। आज उसको खत्म करने की बारी है। किसकी बारी है? खत्म करना है। तो खत्म करते वक्त क्रेडिट करेंगे? क्या करेंगे? खत्म करते वक्त भी डेबिट करें। जब क्रिएट की थी डेप्रिसिएशन, क्या किया था? आवाज नहीं आई? आज खत्म करनी है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो 6 लाख रुपए से जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको खत्म करना है, तो क्या करेंगे? डेबिट कर। तो समझ आ गई सबको? अच्छा, अगला पॉइंट। अब हमारी किताबों में ऐसे 1.5 लाख रुपए का नहीं पड़ा हुआ। हमारी किताबों में मशीन कितने की नजर आ रही है? 1.5 लाख की नजर नहीं आ रही। कितने की नजर आ रही है? 7.5 लाख की। तो जब उस मशीन को खत्म करेंगे अपनी किताबों में से, तो क्या 1.5 लाख से खत्म करेंगे? 7.5 लाख से पढ़िए तो 7.5 लाख से खत्म करेंगे। तो खत्म करने से क्या मुराद है बच्चों? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एसेट को हम कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब इन तीन लाइनों को गौर से देखो जरा। इन तीन लाइनों को गौर से देखो। 1,80,000 से डेबिट, 6 लाख से डेबिट और 7.5 लाख से क्रेडिट। अब आप खुद देखो कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है। मतलब मजीद वहां पे पैसे लिखेंगे तो एंट्री बैलेंस होगी। कितनी छोटी है? आवाज नहीं आई?
30,000 से। अब 30,000 किस साइड पे लिखना पड़ रहा है, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो वो बच्चों आपका गेन है। वो क्या है? गेन। बच्चों इस एंट्री में और इस एंट्री में फर्क समझ आ रहा है? ये पहली एंट्री कब होनी है और दूसरी एंट्री कब होनी है? तो बोलो सही, ये एंट्री कब होनी है और वो एंट्री कब होनी है? जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे तो पहली एंट्री है, और जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो दूसरी एंट्री। देखो ना, जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं तो उसको खत्म करने की नौबत ही नहीं आनी। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तो खत्म करना पड़ेगा। यहां पे वो अकाउंट कभी क्रिएट हुआ ही नहीं था तो खत्म करने की नौबत भी नहीं आएगी। वहां पे वो अकाउंट क्रिएट किया गया था तो फिर उसको खत्म करना होगा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों सूरतों में गेन आपका सेम आएगा। क्या ये दोनों एंट्री समझ आ गई बच्चों? इंट्रो अगर हम पढ़ रहे होते तो हम सिर्फ दूसरी एंट्री पढ़ते, पहली एंट्री कभी ना पढ़ते। लेकिन हम अब FR1 पढ़ रहे हैं, हमें उसमें दोनों तरह से याद रखना पड़ेगा कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करना है, और अगर नहीं बना रहे तो क्या करना है। ठीक हो गया जी? तो बोलो तो सही। हाँ जी, हाँ लॉस होगा वो भी देखते हैं। अब फर्ज करो बच्चों यहाँ पे लॉस होगा तो क्या करेंगे जरा सुन लें। फर्ज करो बच्चों आपने ये एसिड बेचा 1 लाख रुपए। कितने का था? 150 का था। रेट कितना लगा? आपने बड़ी कोशिश की, मार्केट में रेट लगवाया। कोई 80,000 लगा रहा था, कोई 90,000 लगा रहा था, कोई 95,000 लगा रहा था। मैक्सिमम एक बंदे ने क्या रेट लगाया? 1 लाख। आपको दुख हुआ, आपने कहा यार नहीं बेचते प्लान, लेकिन मजबूरी भी थी, पैसे भी चाहिए। तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ जाएगा। वरना कौन बंदा 1.5 लाख रुपए की चीज 1 लाख की बेचता? कोई भी नहीं बेचता। डेफिनेटली कोई मजबूरी होती है तभी बेचना पड़ता। नहीं समझ आई? आपके पास एक मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल था, डेप्रिशिएट करते करते 50 का हो गया। आपका दोस्त कहता है यार 40 मुझसे ले ले, मुझे मोबाइल दे दे, आप कभी नहीं देंगे। लेकिन आपको पैसों की जरूरत है। अब दोस्त को गुस्सा तो हो रहे हैं, अंदर खाते दिल में गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन मसला क्या है? पैसे चाहिए। तो आप उसको कहें चल यार ये ले मोबाइल, मुझे 40 पैसे, 40,000 पकड़ा दे। नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। मजबूरी में नुकसान बंदे को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब फर्ज करो ये प्लांट कितना, ये मशीन कितने की थी? आपकी किताबों में उसकी औकात कितनी थी? 1.5 लाख। कितने की सेल हुई? अब फार्मूला वही जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। गेन या लॉस निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। अब 1 लाख रुपया आया और जो चीज गई वो कितने की थी? बच्चों आंसर माइनस में आ जाएगा। और माइनस में आने का मतलब ही क्या है? समझ आ गई? अब अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, अब एंट्री आप खुद बनानी है आपने। कैश कितना आया? 1 लाख। तो कैश डेबिट करें बच्चों 1 लाख से। कैश कितने से डेबिट करेंगे? 1 लाख। ध्यान से बीच में एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन बीच में छोड़ दें। तीसरी लाइन पे जाके देखें, लिखे मशीन क्रेडिट 1.5 लाख से। बीच में एक लाइन छोड़ दी। ऊपर क्या लिखा हो? कैश कितना आया? 1 लाख। तीसरी लाइन पे लिखे मशीन क्रेडिट 1.5 लाख से। लिख लिया? अब आप खुद सोचें
कौन सी साइड छोटी है? डेबिट साइड छोटी है। तो डेबिट साइड पे आपको कितने पैसे लिखने पड़ेंगे? 50,000। तो वो जो दूसरी लाइन मैंने आपको छुड़वाई है ना, वहां पे लिखे 50,000 डेबिट साइड पे, और उसके साथ वर्ड क्या लिखेंगे? लॉस लिखे। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, हमेशा हमेशा आपने कैश पहले लिखना है और मशीन लिखनी है, बीच में एक लाइन छोड़ देनी है। वो जो बैलेंस ही फिगर होगी ना, जो आपने सोची होगी कि डेबिट साइड पे आ रही है कि क्रेडिट साइड पे आ रही है, वो गेन या लॉस होगी। नहीं बात समझ लगी? आपको ये फार्मूला लगा के गेन या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं। क्यों? कैश आया 1 लाख, मशीन गई 1.5 लाख, ऑटोमेटिकली आपको नजर आ गया कि 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो वो क्या है? लॉस। और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो क्या है? गेन। नहीं समझ? नहीं समझ? वो वाली लाइन हमेशा आपने क्या लिखनी है? एंड पे लिखनी है, बीच में एक लाइन छोड़ देनी है बस आप। तो क्लियर है सबको? अच्छा, और अगर आप पीआरसी 4 के तहत एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो अब जरा दोबारा देखिएगा बच्चों, कैश कितना आया? 1 लाख। कैश कितना आया? 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपके पास बना पड़ा है जिसमें 6 लाख रुपए बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको खत्म करना। खत्म करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 6 लाख से डेबिट करेंगे। 1 लाख डेबिट, 6 लाख रुपए डेबिट, टोटल 7 लाख हो गया। एक लाइन छोड़ दें, चौथी लाइन में जाके लिखे मशीन क्रेडिट 7.5 लाख। समझ आई बात? अब जो तीसरी लाइन आपने छोड़ी है, ऑटोमेटिकली सोचो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कितना? तो एंट्री हमेशा आपको खुद ही बता देगी, आपको फार्मूला लगा के गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। वो एंट्री खुद ही बता देगी भाईजान के जो बैलेंस की फिगर है वो डेबिट साइड पे आनी है या क्रेडिट साइड पे। नहीं पल्लेगा, नहीं पल्लेगा। 100% समझ आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन? तो क्लियर है? चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मुझे बताने समझ आ गई? फातिमा परवेज, निशाल चौधरी, आज हमने जो पढ़ा वो सारा समझ आ गया? वेरी गुड। निशाल चौधरी, आप ही बता दें, आपको समझ आ गया सब कुछ? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, मैं आपको जवाब देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।